आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिसे हम आमतौर पर सीएजी कैग कहते हैं। अब देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में पब्लिक के पैसे का सही इस्तेमाल होना सबसे जरूरी है, राइट? और इसी चीज की गारंटी ये बेहद पावरफुल संस्था देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। अब सबसे पहला और एक बहुत ही बेसिक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, देखिए, सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है, और ये पैसा संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। लेकिन ये पैसा निकालने की परमिशन देता कौन है? हमारी संसद। अब जरा सोचिए, जब सरकार उस पैसे को खर्च कर देती है, तो ये कौन चेक करेगा कि वो पैसा सही जगह पर खर्च हुआ या नहीं? क्योंकि ईमानदारी से कहें तो संसद के सदस्य कोई अकाउंटिंग के एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं। तो फिर इस भारी भरकम और टेक्निकल काम को कौन संभालेगा? तो आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, सरकारी धन का रक्षक। दूसरा, इसका ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार। तीसरा, इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें। चौथा, इन्हें हटाने की सख्त प्रक्रिया। और पांचवा, एक लेखापाल और परीक्षक के रूप में इनका काम। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, सरकारी धन का रक्षक। जैसा कि हमने अभी बात की, संसद के लिए हर एक खर्च की टेक्निकल चेकिंग करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और इसी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही खास पोस्ट बनाई गई है, जो हमारे सरकारी धन के सबसे बड़े रक्षक के रूप में काम करती है, और वो रक्षक है हमारा सीएजी। इसका जो हिंदी नाम है ना, उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। नियंत्रक का मतलब है कंट्रोल करने वाला, और महालेखा परीक्षक का मतलब है बड़े लेवल पर जांच करने वाला। आसान भाषा में समझे तो ये वो अथॉरिटी है जो ये पक्का करती है कि सरकार ने जिस काम के लिए पैसे मांगे थे, वो पैसा एकदम वहीं और सही अधिकारी के हाथों ही खर्च हुआ है। ये पूरी तरह से एक डीप इन्वेस्टिगेशन का काम है। उदाहरण के लिए, हमारे सोर्स के मुताबिक 1 दिसंबर 2019 को सोमा रॉय बर्मन जी को 24वें सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस अपॉइंटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ये कोई आम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ उसी इंसान को बिछाया जा सकता है जिसका कैलकुलेशन, अकाउंटिंग और हिसाब किताब में कोई सानी ना हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, इसका ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, तो भारत में सबसे पहले इस पद की शुरुआत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत हुई थी, अंग्रेजों के ज़माने में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तब ये सरकार से पूरी तरह आज़ाद नहीं था। फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहां इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फाइनली 1950 में जब हमारा खुद का स्वतंत्र संविधान लागू हुआ, तब इस पद को एक बेहद मजबूत और आज़ाद संवैधानिक संस्था के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया गया। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, यानी आर्टिकल 148, वो सीधे तौर पर इस पद को स्थापित करता है। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और चूंकि इसका जिक्र सीधा संविधान में है, इसीलिए इसे एक संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। ये चीज इसकी पावर और इंडिपेंडेंस दोनों को दिखाती है। और इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 149, जो इस पद की अनलिमिटेड पावर्स और ड्यूटीज को पूरी सख्ती के साथ डिफाइन करता है। इसमें साफ लिखा है कि ये अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों के अकाउंट्स के साथ क्या क्या करेगा। सच कहूं तो इन 2 आर्टिकल्स के बिना हमारे देश में किसी भी तरह की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें। अब ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनकी आज़ादी कैसे तय होती है। तो सबसे पहली बात, इस अधिकारी को सीधे भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और वही इन्हें शपथ भी दिलाते हैं। सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बिल्कुल बराबर होती है, जो सीधा भारत की संचित निधि से आती है। अब यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि संसद इनकी सैलरी तय तो कर सकती है, लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद इनकी सैलरी या अधिकारों को इनके नुकसान के लिए कम नहीं किया जा सकता। और यही वो सिक्योरिटी है जो इन्हें बिना किसी डर या दबाव के काम करने की आज़ादी देती है। अगर हम इनके टेन्योर यानी कार्यकाल की बात करें, तो इन्हें 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास रूल है, 6 साल की सर्विस या फिर 65 साल की उम्र।
इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए उसी टाइम इन्हें रिटायर होना पड़ता है। ये रूल इसलिए है ताकि इस कुर्सी पर हमेशा एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर ही काम हो। और ये वाला रूल शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिटायर होने के बाद ये अधिकारी केंद्र या किसी भी राज्य सरकार के अंडर कोई दूसरी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई पोस्ट नहीं ले सकता। क्यों? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। मतलब अधिकारी को ये लालच न रहे कि यार अगर मैं अभी सरकार का फेवर कर दूं तो रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ देश के खजाने के प्रति होती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इन्हें हटाने की सख्त प्रक्रिया। तो क्या सरकार जब चाहे तब अपनी मर्जी से सीएजी को हटा सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। माना कि राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से इन्हें निकाल नहीं सकते। इन्हें पद से हटाने का जो प्रोसेस है ना, वो हूबहू सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसा ही है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना पड़ता है, और वो भी सिर्फ तब जब मिसबिहेवियर या इनकेपेबिलिटी साबित हो जाए। इतनी मुश्किल प्रक्रिया के कारण ही इनका कार्यकाल पूरी तरह से सेफ रहता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, लेखापाल और परीक्षक के रूप में इनकी भूमिका। ये अधिकारी असल में रोजमर्रा के काम क्या करता है, इसे समझने के लिए हमारे सॉस में एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है। जो हमारा सीएजी है ना, वो दरअसल 2 रोल्स प्ले करता है। पहला एक मुनीम यानी अकाउंटेंट के रूप में, जो सारा हिसाब किताब रखता है, और दूसरा एक एग्जामिनर यानी ऑडिटर के रूप में, जो उस हिसाब किताब की एकदम बारीक चेकिंग करता है। तो जब ये मुनीम की तरह काम करते हैं तो ये तय करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों का हिसाब किताब रखने का तरीका क्या होगा। ये हर साल की इनकम और खर्च का पूरा चिट्ठा तैयार करते हैं। हालांकि इसमें रेलवे और एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें अलग रखा गया है। फिर ये पूरी फाइनेंशियल कंडीशन की एक जनरल रिपोर्ट बनाते हैं और उसे राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। लेकिन जब ये एग्जामिनर की टोपी पहनते हैं ना, तब इनका असली इन्वेस्टिगेटर वाला काम शुरू होता है। ये केंद्र और राज्यों के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बारीकी से खंगालते हैं। ये चेक करते हैं कि जो पैसा जिस काम के लिए संसद से पास हुआ था, वो सच में उसी काम पर खर्च हुआ है या नहीं। इसके अलावा सरकारी कंपनियों के फाइनेंस पर भी इनकी नज़र रहती है। और अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद ये अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य के मामले में राज्यपाल को सौंपते हैं। पाई का हिसाब यहीं पर क्लियर होता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास ऐसा एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर ना हो तो कोई भी डेमोक्रेसी ये कैसे गारंटी दे सकती है कि जो पब्लिक का पैसा है वो सच में देश की तरक्की में लग रहा है। कैग सिर्फ एक पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के भरोसे की वो नींव है जो ये पक्का करती है कि पावर और पैसे का कभी गलत इस्तेमाल ना हो। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप इस संस्था की अहमियत को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देख पा रहे होंगे।